हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक और पीडियाट्रिक में हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीडियाट्रिक का, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ आए, इसके रेशनल्स देने की कोशिश करूंगा, तो आप समझने की कोशिश करना। हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। दो शब्द हमारे पास आते हैं, फर्स्ट इज ग्रोथ एंड सेकंड इज डेवलपमेंट। सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास ये आता है कि एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कंपेरेटिव फॉर्म में, ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चे ग्रोथ की, तो ग्रोथ एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं अगर स्पेसिफिकेशन में बताना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं इंक्रीज साइज ऑफ मसल्स, या बोल सकते हैं सेल्स की या मसल्स की साइज का इंक्रीज होना। दूसरा बोल सकते हैं इंक्रीज वेट या मास ऑफ सेल्स के मास का या उसके वेट का इंक्रीज होना। और तीसरा बोल सकते हैं इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स कि सेल्स का नंबर इंक्रीज होना। ये सारा किसको डिनोट करता है? ग्रोथ को। यानी अगर मैं एक डेफिनेशन के फॉर्म में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं दैट इट इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, इट इज इंक्रीज साइज ऑफ सेल्स एंड इट इज इंक्रीज वेट और मास ऑफ सेल्स। यही क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। दूसरा इसी का अल्टरनेटिव पार्ट आता है, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को क्या बोला जाएगा? तो सुनना, डेवलपमेंट के लिए हम बोल सकते हैं दैट इट इज मैच्यूरेशन। किसका मैच्यूरेशन? मैच्यूरेशन ऑफ स्किल, मैच्यूरेशन ऑफ कैपेसिटी और फंक्शन ऑफ ए सेल। किसी भी सेल का मैच्यूरेशन, किसी का स्किल का मैच्यूरेशन, कैपेसिटी का मैच्यूरेशन, यही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो दोनों का डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीज होना और वेट या मास का इंक्रीज होना कहलाता है ग्रोथ। लेकिन अगर डेवलपमेंट के रेफरेंस में बोले तो एक्चुअली में इट इज मैच्यूरेशन ऑफ स्किल, कैपेसिटी और फंक्शन, ये कहलाता है डेवलपमेंट। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। तो देखो, अगर आप कोशिश करते हैं तो कैसे डिफरेंस बना सकते हैं। यहां पर हम हर चीज को क्वांटिटी के आधार पर मेजर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ेगा या वेट बढ़ता है। तो मैं बोल सकता हूं दैट इट इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। पहला क्वेश्चन जो बनाता है दैट इज दिस वन, इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है क्या? ग्रोथ। जबकि हम बात करें डेवलपमेंट के रेफरेंस में तो डेवलपमेंट एक्चुअली में मैच्यूरेशन है किसी भी स्किल्स, फंक्शन या कैपेसिटी का। तो मैं बोल सकता हूं दैट इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, कि ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है ये प्योर ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर आप डिनोट कर सकते हैं कि उसके अंदर कितना ग्रोथ पाया गया है। जबकि अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, दोनों प्रकार का डाटा होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट को देखकर और सब्जेक्ट के द्वारा जैसा भी मैच्यूरेशन शो किया जाता है उसके आधार पर डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता है? समझा जाता है। और तीसरा डिफरेंस अगर हम बनाना चाहें तो ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ एक फिक्स समय तक होता है, एट फिक्स्ड टाइम। समझना कैसे? कि अगर हम बात करें हमारी मसल्स की, अगर हम बात करें हमारी नंबर ऑफ सेल्स की, तो ये एक टाइम तक ही डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में इनका डिवीजन बंद हो जाता है।
मसल्स एक टाइम तक ग्रो करती है और उसका ग्रो होना बंद हो जाता है, तो ये फिक्स टाइम तक पाया जाता है क्या, ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट अकर यानी पाया जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग, यानी पूरी लाइफ टाइम तक डेवलपमेंट पाया जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या, ये मीनिंग है, ये मैच्योरेशन है किसी भी स्किल, कैपेसिटी या फंक्शन का। सपोज अगर एक 40 या 45 साल का व्यक्ति अगर साइकिल चलाना सीखता है तो उसने एक नया स्किल समझा या स्किल का सीखा या इसका मैच्योरेशन किया, तो उसके लिए वो लाइफ लॉन्ग कंडीशन में क्रिएट हो जाता है। तो दो सिचुएशंस हमारे पास है, पहला है ग्रोथ बच्चे, दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके द्वारा, नंबर ऑफ सेल्स का इंक्रीज होना, साइज का इंक्रीज होना या वेट और मास का इंक्रीज होना। जबकि डेवलपमेंट के रेफरेंस में हम क्या बोलते हैं, इट इज ओनली ए मैच्योरेशन ऑफ ए फंक्शन और ए कैपेसिटी और स्किल ऑफ ए पर्सन। डिफरेंस अगर बनाए तो ग्रोथ जो होता है दैट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की क्वांटिटी को देख करके हम बता सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है, जबकि डेवलपमेंट होता है बच्चे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें कि ग्रोथ जो होता है वो कंप्लीट प्योर ऑब्जेक्टिव डाटा होता है, जबकि डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के डाटा का मिक्सचर होता है। ग्रोथ के बारे में बोले तो ग्रोथ हमेशा एक फिक्स टाइम तक पाया जाता है, जबकि अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट अकर फॉर लाइफ लॉन्ग हमेशा पाया जाता है। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन बताना चाह रहा है जो हमारे पास में है। ग्रोथ के बारे में बोला गया इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, साइज का बढ़ना, और मास, मास यानी वेट बोला जा सकता है, मास ऑफ द टिश्यूज, टिश्यू बोलो या सेल के लेवल पर बात बोलो, बात एक ही होती है। तो ग्रोथ क्या रेफर करता है, इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ टिश्यू या सेल्स। इट इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होना मतलब नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, एंड इंक्रीज इन इंट्रासेल्युलर सबस्टेंसेस। It can measure in inches, सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड पाउंड। इसको हम मेजरमेंट की यूनिट के आधार पर मेजर करते हैं, इसीलिए बोला जाता है सो इट इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, कि नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना या साइज का बढ़ना, इन सभी को हम मेजर कर सकते हैं एक यूनिट के द्वारा, इसलिए बोला जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और इन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्ट को देख करके बता सकते हैं कि उसकी लंबाई या हाइट में कितना वृद्धि होती है, उसके वेट में कितना इंक्रीज होता है, इन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बता सकते हैं, इसलिए बोला जाता है ग्रोथ इज ए प्योर ऑब्जेक्टिव डाटा। सेकेंड पार्ट पर हम चलते हैं, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बोलता है बच्चे इट स्पेसिफाइज मैच्योरेशन ऑफ द फंक्शन, मैच्योरेशन होना किसका, फंक्शन का, और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन। सो इट रेफर्स प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल्स एंड कैपेसिटी टू फंक्शन, सो इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। किसी भी फंक्शन का, किसी स्किल का या कैपेसिटी का मैच्योरेशन जो होता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, उसी को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट। और ऐसे चीज को हम किसके बेसिस पर बता सकते हैं, क्वालिटी के बेस पर बता सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। एक बार दोबारा बोलता हूं, आपको शायद समझ आएगा। ग्रोथ जो होता है इट इज इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स के साथ में अगर साइज के रेफरेंस में बोले तो साइज का बढ़ना, और साथ में हम बोल सकते हैं मास या वेट का बढ़ना किसी भी सेल का, क्या कहलाता है, ग्रोथ। क्योंकि हम इसको मेजरमेंट यूनिट के द्वारा मेजर करते हैं, इसीलिए बोला जाता है इट इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। डेवलपमेंट के रेफरेंस में हम बोले तो एक्चुअली इट इज ए मैच्योरेशन ऑफ एनी स्किल, कैपेसिटी और फंक्शन, सो इट इज नॉन एज डेवलपमेंट एंड इट इज ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट।
तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो भी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है इसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो किसी बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करने का काम कर सकते हैं। यहां पर दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो किसी बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और उनमें अगर हम समझे बच्चे तो पहला फैक्टर होता है ऐसा फैक्टर जो ड्यूरिंग फीटल पीरियड, फीटल पीरियड को अगर मैं समझाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं इंट्रा यूटेराइन लाइफ। दो पार्ट होते हैं हमारे पास कि जब एक मदर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग कंप्लीट प्रेगनेंसी उसके अंदर जो भी फैक्टर बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं दीज आर इंट्रा यूटेराइन फैक्टर्स। और दूसरा होता है एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर, यानी जब बच्चा बर्थ ले लेता है तो बर्थ के बाद जो फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं उसे बोला जाता है एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स, या आफ्टर बर्थ या पोस्ट नेटल। तो इन दोनों फैक्टर्स को हमको पढ़ना है कि ये फैक्टर्स कैसे किसी बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रा यूटेराइन फैक्टर तो उसके लिए हमको पढ़ना होता है फीटल ग्रोथ, कि फीटल ग्रोथ जब फीटस ग्रोथ करता है ओवम से लेकर के फीटस यानी अप टू डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज इंट्रा यूटेराइन लाइफ। और इस इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कौन कौन से फैक्टर जो हैं फीटल की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंटली हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला फैक्टर होता है फीटल फैक्टर, दूसरा फैक्टर होता है प्लेसेंटल फैक्टर और तीसरा फैक्टर होता है मैटरनल फैक्टर, कि फीटस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं जिसके बेसिस पर इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। दूसरा प्लेसेंटा का फंक्शनिंग अगर अफेक्ट होगा तो इसके बेसिस पर भी हम किसी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बता सकते हैं। और तीसरा मैटरनल फैक्टर की मां के अंदर क्या चेंजेस होंगे जिसके बेसिस पर बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फीटल फैक्टर को। फीटल फैक्टर में सबसे पहला कंसेप्ट आता है, फीटल फैक्टर के अंदर पहली कंसेप्ट आता है दैट इज जेनेटिक पोटेंशियल, कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी जेनेटिक चेंजेस आते हैं तो जेनेटिक चेंजेस बच्चे की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है जेंडर। जेंडर में देखा यह गया है अकॉर्डिंग टू स्टडीज की अगर प्रेगनेंसी में एक मेल बच्चा है और एक फीमेल बच्चा है तो मेल बच्चा जो होगा उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू फीमेल बेबी। फीमेल बेबी के रेफरेंस में मेल बेबी का ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पाया जाता है, नॉर्मली अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बताया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें फीटल हार्मोन्स की, कि फीटल हार्मोन्स कैसे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो कुछ फीटल हार्मोन्स हमारे सामने हैं, कोशिश करना समझने की। सबसे पहले फीटल हार्मोन होता है बच्चे थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के रेफरेंस में अगर बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में पुटअप होते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किस टाइम पर रिलीज होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है इट्स प्रेजेंट एट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या बोल सकते हैं 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एज, बात एक ही होती है। 12 वीक का जब जेस्टेशन एज होगा या 12 वीक की जब प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पर थायरोक्सिन हार्मोन आता है, सीक्रेट होता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, तो सुनना, थायरोक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन्स। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन्स, बच्चे के ब्रेन को और बच्चे के बोन्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन।
दो क्वेश्चंस आज तक पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन कब सीक्रेट होता है या कब पाया जाता है? एट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पाया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा क्या काम करता है? तो इट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन ऑफ बेबी। बच्चे के ब्रेन और बोन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्पफुल होता है। दूसरा अगर बात करें हार्मोन की तो दूसरा होता है बच्चे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब पाया जाता है, सीक्रेट होता है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट एट 7 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। जेस्टेशन एज का 7 से 10 वीक के टाइम पर पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। अगर आपसे एक एवरेज वैल्यू पूछी जाए तो आप डिनोट कर सकते हो 8 वीक। 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बोलो या 8 वीक ऑफ जेस्टेशन एज बोलो, बात एक ही होती है। अब बात करते हैं कि इंसुलिन का क्या काम होता है। तो इंसुलिन जो है ये काम करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल होता है कौन? इंसुलिन। लेकिन ये ध्यान रखना कि इंसुलिन थायरोक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर के सेल डिफरेंशिएशन का काम करता है, यानी अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इंसुलिन प्लस थायरोक्सिन हार्मोन, दोनों मिलकर के काम करते हैं किसका? सेल डिफरेंशिएशन का। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सेल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है कि जब एक सेल डिवाइड होकर के 2 सेल और 2 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी सेल ब्रेन का फॉर्मेशन करेगी, कौन सी सेल लंग्स बनाती है, कौन सी सेल लिवर बनाती है, कौन सी सेल किडनी बनाती है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है यही कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन। तो 2 हार्मोन हो गए फीटल हार्मोन्स। पहला थायरोक्सिन, ये पाया जाता है 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एज पर और ये हेल्पफुल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन। दूसरी अगर बात करें इंसुलिन की तो इंसुलिन पाया जाता है बच्चे 7 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन एज पर। अगर एवरेज वैल्यू बोली जाए तो 8 वीक बोला जा सकता है और इट इज हेल्पफुल फॉर द सेल डिफरेंशिएशन बट इट वर्क्स विथ हेल्प ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन और इंसुलिन दोनों हार्मोन मिलकर के किसी बच्चे के सेल डिफरेंशिएशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीसरी आता है बच्चे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जाम्पल होता है कोर्टिसोल। सुनते जाना, कोर्टिसोल जो होता है, कोर्टिसोल सीक्रेट किया जाता है बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स जो भाग होता है उस कोर्टेक्स पार्ट से सीक्रेट किया जाता है क्या? कोर्टिसोल। और कोर्टेक्स के भी कौन सी लेयर की बात करें तो बोल सकते हैं बच्चे जोना फेसिकुलेटा लेयर। फेसिकुलेटा लेयर। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में या एक लाइन के फॉर्म में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जाम्पल होता है कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल कहां से सीक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा लेयर से। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सीक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल। कौन सी लेयर सीक्रेट हेल्पफुल होती है? जोना फेसिकुलेटा लेयर। किसका लेयर है? कोर्टेक्स का। किसका कोर्टेक्स? एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स। अब बात आते हैं फंक्शनिंग की कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो किसमें हेल्पफुल होते हैं। तो ये हेल्पफुल होते हैं, इट इज मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लिवर एंड इंटेस्टाइन। लंग्स, लिवर एंड इंटेस्टाइन 3 ऑर्गन्स के मैच्योरेशन में हेल्प करता है क्या? ग्लूकोकोर्टिकोइड। लंग्स का मैच्योरेशन होना, लिवर का मैच्योरेशन होना और इंटेस्टाइन का मैच्योरेशन होना। अब बात ये करते हैं कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लंग्स, लिवर और इंटेस्टाइन का मैच्योरेशन हो सकता है। देखो, मैच्योरेशन का मीनिंग होता है कि जो फंक्शनिंग है उस ऑर्गन की
वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर मैं लंग्स के बारे में बात करूं तो लंग्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि गैसेज का प्रॉपर एक्सचेंज हो, और प्रॉपर एक्सचेंज के लिए कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो कोर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैच्योरेशन ऑफ एल्वियोलाई। अगर किसी भी लंग्स की एल्वियोलाई मैच्योर होगी तो उसका फंक्शनिंग प्रॉपर होगा, यानी वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कर पाएगा। इसका मतलब किसका मैच्योरेशन हुआ, लंग्स का। दूसरा अगर बात करें लिवर के लिए तो लिवर का मैच्योरेशन करता है कैसे, फॉर हेल्पफुल इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस करना शुरू करता है अगर लिवर, तो इसका मतलब लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर है। और तीसरा या मैच्योरेशन है। और तीसरा अगर बोलूं बच्चे तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो विलाइज होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब अगर ऐसा हुआ कि इंटेस्टाइन की जो विलाइज है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी तो जो भी न्यूट्रिटिव चीजें आपने खाई हैं उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगा, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना या एब्जॉर्प्शन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इंटेस्टाइन का मैच्योरेशन। तो देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है फीटल पीरियड के दौरान, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ होगी तो फीटस के द्वारा जो सीक्रेशंस हो किए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। 3 हार्मोन हमने पढ़े बच्चे, पहला थायरोक्सिन जो हेल्पफुल होता है फॉर द ब्रेन एंड बोन डेवलपमेंट, पाया जाता है 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एज में। दूसरा पढ़ा हमने इंसुलिन, इंसुलिन पाया जाता है 7 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। अगर एक एवरेज वैल्यू में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। किसमें हेल्प करता है, फॉर सेल डिफरेंशिएशन। बट ये ध्यान रखना कि इंसुलिन थायरोक्सिन हेल्प हार्मोन की हेल्प लेकर के सेल डिफरेंशिएशन का काम करता है। तीसरा अगर मैं बोलूं ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जाम्पल होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा लेयर से, याद करना आपके एग्जाम में आ चुका है। अगर इसके फंक्शनिंग की बात करूं तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है इट इज हेल्पफुल फॉर मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लिवर और इंटेस्टाइन। कैसे मैच्योरेशन होगा कि लंग्स की एल्वियोलाइज मैच्योर होंगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्रॉपर होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्रॉपर होगा, इसका मतलब लंग्स क्या हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। लिवर के रेफरेंस में बात करें तो लिवर ग्लूकोनियोजेनेसिस करना शुरू करता है, मतलब लिवर का फंक्शनिंग मैच्योर हो चुका है। और इंटेस्टाइन की बात करें तो विलाइज जो है उनकी फंक्शनिंग बढ़ती है। अगर विलाइज की फंक्शनिंग बढ़ेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, अच्छे तरीके से होगा, प्रॉपर मैनर में होगा। और एब्जॉर्प्शन अगर प्रॉपर मैनर में होगा तो वो क्या शो करता है, मैच्योरेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये हमारे कुछ हार्मोन्स थे जो किस ड्यूरेशन में पाए जाते हैं, फीटल ड्यूरेशन में, या बोल सकते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ में। नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर बेबी। अगर मैं समझाना चाहूं कैसे तो सुनना, ग्रोथ हार्मोन में कुछ एग्जाम्पल पाए जाते हैं जैसे ILGF फर्स्ट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड। ये ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करते हैं। क्या फंक्शनिंग होती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो होता है ये इंक्रीज करता है ग्रोथ हार्मोन को, और ग्रोथ हार्मोन अगर इंक्रीज होंगे तो बेबी का हाइट जो है वो बढ़ता है। हाइट बढ़ना मतलब नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, साइज का बढ़ना, और ये क्या कहलाता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी बच्चे के अंदर सेल्स का नंबर बढ़ना या साइज का बढ़ना ही क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट को ज्यादा सीक्रेट या ज्यादा अच्छे से एक्टिव करने के लिए हेल्पफुल होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड। तो कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं these are also responsible for the growth and development of a baby।
नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटल फैक्टर की। पहला हमने पढ़ा इंट्रायूटेराइन लाइफ में फीटल फैक्टर्स जो कैसे किसी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो हमने समझा। दूसरा हम स्टार्ट करते हैं बच्चे प्लेसेंटल फैक्टर कि प्लेसेंटा जो जंक्शन है बेबी और मां के बीच में वो कैसे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिसाइड करता है या अफेक्ट करता है। तो कोशिश करना समझने की। फीटल ग्रोथ जो होती है वो हाईली डिपेंडेंट होती है। हाईली डिपेंडेंट का रीजन क्या है वो सुन लो पहले। एक्चुअली में जब बेबी प्रेगनेंसी में होता है या एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पर अप टू डिलीवरी तक बेबी जो होगा वो कंप्लीटली डिपेंड होता है माँ के ऊपर कि माँ जैसा न्यूट्रिशन खाएगी वैसा ही न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है। माँ जैसा भी फंक्शनिंग करेगी वो सारा कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है बेबी के ऊपर। और एक्चुअली में माँ से न्यूट्रिशंस का पहुंचना और बेबी से वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज होना ये सारा काम एक जंक्शन के थ्रू होता है। एंड जिस जंक्शन को क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा है वो बहुत अहम रोल निभाती है ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्लेसेंटल फैक्टर जो होगा ये भी हाईली रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द अफेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी। कैसे होता है समझने की कोशिश करना। फीटल ग्रोथ हाईली डिपेंडेंट होती है किस पर? ऑन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ प्लेसेंटा। भाई बहुत सीधी सी बात है कि इंटेग्रिटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जैसी होगी प्लेसेंटा की, जितना अच्छा फंक्शन कर पाएगी, जितना अच्छा स्ट्रक्चर होगा उतना अच्छा न्यूट्रिशंस को पहुंचा पाएगी और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी? एक्सक्रीशन करने में हेल्प करेगी। वेट ऑफ प्लेसेंटा इंक्रीज करता है। किसका वेट? प्लेसेंटा का वेट। क्यों करता है? क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन की डिमांड होती है। अब न्यूट्रिशन को पहुंचाने वाला जंक्शन कौन? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का साइज भी बढ़ता है, प्लेसेंटा का वेट भी बढ़ता है और वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से ज्यादा न्यूट्रिशंस जो है वो सप्लाई किए जाएंगे बच्चे को। तो इसीलिए बोला जाता है वेट ऑफ प्लेसेंटा इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज नीड ऑफ फीटस। कि फीटस जो है उसकी नीड बढ़ती है इसीलिए प्लेसेंटा का वेट भी क्या होता है? बढ़ता है। एंड चेंजेज इन प्लेसेंटा आर, और कुछ चेंजेज पाए जाते हैं प्लेसेंटा के अंदर। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं सेकंड फैक्टर हम पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा फीटस फैक्टर जो इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात चल रही है। दूसरा हमने पढ़ रहे हैं प्लेसेंटल फैक्टर। तो प्लेसेंटल फैक्टर में बताया जाता है कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हाईली डिपेंडेबल होता है किस पर? प्लेसेंटा पर। और इसी पीरियड ऑफ टाइम पर प्लेसेंटा का वेट भी बढ़ता है। वेट बढ़ने का रीजन होता है कि बेबी जो है उस बेबी को नीड बढ़ती है किसकी? न्यूट्रिशंस की। तो इसलिए वेट भी किसका बढ़ता है? प्लेसेंटा का। कुछ चेंजेस पाए जाते हैं एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला चेंजेस क्या होगा? टोटल विलस सरफेस एरिया इंक्रीज। कि जो जंक्शन है प्लेसेंटा का उस प्लेसेंटा की जो विलाइज है जहां से एक्सचेंज होता है न्यूट्रिशंस का वो विलाइज का सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर विलाइज का सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ज्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कर पाएंगी किसको? बच्चे को। तो ये बच्चे के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। विलस सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। दूसरा अगर हम देखें तो डिफ्यूजन डिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज। यानी प्लेसेंटा और बेबी के बीच में जो डिफ्यूजन होता है उसका डिस्टेंस कम होगा। अगर डिफ्यूजन का डिस्टेंस कम होगा तो इजीली न्यूट्रिशंस एक साइड से दूसरी साइड पर क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। तीसरा डायलेटेड फीटल कैपिलरीज। हमने देखा कि जो प्लेसेंटा का विलस एरिया है, विलाइज का एरिया है वो तो बड़ा, यानी न्यूट्रिशंस तो प्रॉपर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उन न्यूट्रिशंस को लेने वाला कौन है? फीटल कैपिलरीज। तो उसको जब
सप्लाई ज्यादा होगी तो सप्लाई को लेने के लिए जो फीटस की कैपिलरीज हैं वो भी डायलेटेड होंगी, बड़ी होती हैं और वाइड होती हैं। इससे ज्यादा न्यूट्रिशंस वो क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉल डाउन फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस, कि ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा अवरोध जो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में अगर कोई होता है वो फॉल डाउन यानी कम होता है, गिरता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस को पहुंचाया जाए और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाए, एक्सक्रीट किया जाए। तो ऐसे 4 चेंजेस होते हैं कॉमनली किसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर। क्या क्या होते हैं दोबारा सुन लो। सबसे पहले प्लेसेंटा का विलाइज का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। दूसरा अगर बोले तो डिफ्यूजन डिस्टेंस डिक्रीज होती है ताकि दोनों के बीच का स्पेस कम हो, ज्यादा न्यूट्रिशंस तेजी से पहुंचाए जाए। डायलेटेड फीटल कैपिलरीज, फीटस की जो कैपिलरीज होती है जो न्यूट्रिशंस को गेन करती हैं वो डायलेटेड होंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉल डाउन फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस, फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस जो है वो फॉल डाउन होता है, कम होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस बच्चे को क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में हमारे पास 2 फैक्टर्स आ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा फीटल फैक्टर जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स को हमने पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा प्लेसेंटल फैक्टर। तीसरा आता है बच्चे दैट इज मैटरनल फैक्टर। मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में 3 फैक्टर्स कॉमनली अफेक्ट करते हैं किसी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। पहला फीटल फैक्टर, दूसरा प्लेसेंटल फैक्टर, तीसरा मैटरनल फैक्टर। मैटरनल फैक्टर में क्या होगा बच्चे, सबसे पहले हो सकता है मैटरनल डिजीज, कि अगर मां को किसी प्रकार की कोई डिजीज है, जैसे अगर मैं बोलूं एनीमिया, एनीमिया यानी लेक ऑफ ब्लड अगर है मां के अंदर, तो ब्लड ही तो होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशंस वैल्यू। तो अगर एनीमिया की कंडीशन होगी तो कम न्यूट्रिशंस बेबी को प्रोवाइड होंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। दूसरा अगर बोले तो मैटरनल न्यूट्रिशनल कंडीशन, कि अगर मां को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, जब मां के पास ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो मां के द्वारा प्रॉपर न्यूट्रिशन का सप्लाई भी नहीं होगा। क्या हो सकता है बच्चे, माल नरिश्ड हो सकता है, कि अगर मां माल नरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन पाया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चे के अंदर भी न्यूट्रिशंस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और तीसरा हो सकता है एक्सपोजर टू टेरेटोजेंस, कि अगर मां एक्सपोज हो चुकी है किसी टेरेटोजेंस के लिए जैसे टॉर्च, तो इस कंडीशन में ये चीजें जो हैं ये भी प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक जाती है और बेबी को भी क्या कर सकती है, इन्फेक्ट कर सकती है। तो मां के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना न्यूट्रिशनल लेवल प्रॉपर रखे और किसी भी प्रकार की डिजीज या इंफेक्शन से ग्रसित नहीं हो, अदरवाइज ये सारी चीजें फाइनली किसको अफेक्ट करेगी, बेबी को। तो ये हमारे पास में पहला कंसेप्ट क्लियर होता है कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो किसी बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। 3 चीजें हमने डिस्कस करी है और 3 चीजों में अगर हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करें तो कोशिश करना समझने की। पहला मैंने बताया था फीटल फैक्टर। फीटल फैक्टर के अंदर कुछ चीजें होती हैं लाइक जेनेटिक पोटेंशियल, जेंडर और फीटल हार्मोन्स। फीटल हार्मोन से काफी बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहला थायरोक्सिन 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एज पर पाया जाता है, हेल्पफुल होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन। दूसरा इंसुलिन हार्मोन 7 से 10 वीक के जेस्टेशन एज या प्रेगनेंसी पे पाया जाता है, एवरेज वैल्यू 8 वीक। हेल्पफुल होता है फॉर सेल डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तीसरा होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड। एग्जाम्पल अगर बोले तो बच्चे बोल सकते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का सीक्रेशन कहां से होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा लेयर से। किसमें हेल्पफुल होता है, मैच्योरेशन ऑफ लंग्स, लिवर एंड इंटेस्टाइन। ये होता है क्या,
फीटल फैक्टर। प्लेसेंटल फैक्टर की बात करें तो प्लेसेंटल फैक्टर के अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे। विलस सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा इंक्रीज होता है, डिफ्यूजन डिस्टेंस दोनों के बीच का कम होता है, फोल्ड डाउन फीटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस और डायलेटेड फीटल कैपिलरी, ये फाइनली सभी मिलकर के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाए बच्चे को और उससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। और तीसरा आता है मैटरनल फैक्टर, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि माँ के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई डिजीज की अगर बात करें लाइक एनीमिया, तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। मैटरनल न्यूट्रिशन कंडीशन जैसे माल न्यूट्रिशन यानी माल नरिश्ड अगर मदर है तो बच्चे के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा। और एक्सपोजर टू टेरेटोजेंस लाइक टोर्च, तो इस कंडीशन में भी इंफेक्शन जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है अप टू बेबी और बच्चे को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ये एक क्विक रिवीजन था फॉर द इंट्रा यूटेराइन लाइफ। 3 फैक्टर्स हमने पढ़े। अब बात आती है कि बच्चा डिलीवर हो चुका है, बच्चा डिलीवर हो चुका है यानी पोस्ट नेटल ग्रोथ। डिलीवरी के बाद भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, देखो, सम फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट नेटल ग्रोथ, या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ या एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, पहला जेंडर। जेंडर में मैंने आपको पहले भी बताया, बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ मेल का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट है वो ज्यादा देखा जाता है, किसके रेफरेंस में, फीमेल के रेफरेंस में। दूसरा इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR, कि देखा ये गया है कि बच्चे के अंदर जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में होगा उस पीरियड पर अगर किसी भी प्रकार का रिटार्डेशन होता है तो उसकी वजह से आफ्टर बर्थ भी ग्रोथ रिटार्ड होती है। लेकिन अगर इसका परसेंटेज देखे बच्चे तो लेस देन 10% होता है, यानी 100 बच्चों की अगर बात करें तो 100 में से सिर्फ 10% से कम बच्चों के अंदर ही IUGR पाया जाता है, यानी इंट्रा यूटेराइन का अफेक्ट आफ्टर बर्थ भी दिखता है। उसके बाद में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं समझने की कोशिश करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला होता है बच्चे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होगा तो सुनना, इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी जो होती है उसको बोला जाता है क्या, डाउन सिंड्रोम। दूसरी बात अगर करें तो बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होगा बच्चे, टर्नर सिंड्रोम इट इज मोनोसोमी, और मोनोसोमी होगा तो कैसे होगा कि टोटल हमारे पास होने चाहिए 46 क्रोमोसोम, लेकिन मोनोसोमी का मतलब एक क्रोमोसोम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ऑटोसोम्स 44 प्लस X0 एंड इट इज टर्नर सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम जो है वो डेफिसिट है। अगर एक क्रोमोसोम डेफिसिट होगा तो इसके आधार पर क्या चेंजेस पाए जाते हैं, तो चेंजेस सुनना जो एग्जाम में आ चुके हैं। अगर टर्नर सिंड्रोम होगा तो टर्नर सिंड्रोम के क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होगा सबसे पहला। दूसरा अगर बोलूं तो डिक्रीज थायराइड लेवल, थायराइड का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। और तीसरा अगर बोलूं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट होगी। 3 परिवर्तन या 3 चेंजेस पाए जाते हैं किसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ब्रेस्ट डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, डिक्रीज थायराइड लेवल। अब सुनना, अगर थायराइड का लेवल डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है, थायराइड का लेवल डिक्रीज होने का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो इसका मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। और क्योंकि वहां पर भी रिस्पॉन्सिबल थे जब इंट्रा यूटेराइन लाइफ में था, लेकिन आज भी रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ।
तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, डिक्रीज थायराइड लेवल, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये हमारे पास में दूसरा जेनेटिक फैक्टर है। ध्यान रखना है, एक तो मीनिंग पता होना चाहिए सबको, डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। दूसरा अगर बोले तो टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है मोनोसोमी, दैट इज 44 प्लस X0, यानी एक सेक्स क्रोमोसोम का डेफिसिट होता है, और उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या चेंजेस पाए जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी बोले कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं होते हैं ब्रेस्ट, तो भी ठीक होता है। दूसरा, डिक्रीज थायराइड लेवल, थायराइड का लेवल डिक्रीज होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन का लेक होगा। और तीसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बच्चे वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट पाया जाता है बच्चे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, 44 प्लस XXY, यानी एक ऐसा बेबी जो है तो मेल बेबी, लेकिन उसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम दैट इज X वो ज्यादा होता है। टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आप समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे पास में एक ऐसा बेबी, एक ऐसा मेल बेबी जिसके अंदर X क्रोमोसोम ज्यादा होगा, तो X क्रोमोसोम कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट दिखाएगा। और क्या इफेक्ट दिखा सकता है कि बेबी है तो मेल बेबी, लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या चेंजेस पाए जा सकते हैं, तो ये समझना कि इसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले इसके अंदर हो सकता है कि जो जेनिटेलिया है, उन जेनेटेलिया का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, यानी हम बोल सकते हैं स्मॉल जेनिटेलिया प्रेजेंट। जेनाइटल्स जो हैं वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बेबी तो कैसा है, मेल बेबी, लेकिन क्योंकि एक X क्रोमोसोम ज्यादा है। दूसरा, इसके अंदर ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सिस X क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जेनिटेलिया के साइज को कम करने में, किसके, मेल बेबी के। और दूसरा, ब्रेस्ट का क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट बात करें तो पाया जाता है सोटोज सिंड्रोम। सोटो सिंड्रोम क्या होता है, ध्यान रखना बच्चे, इट इज म्यूटेशन ऑफ NSD फर्स्ट जीन। NSD फर्स्ट जीन एक बार एग्जाम में आ चुका है, मीनिंग ऑफ सोटो सिंड्रोम। NSD फर्स्ट जीन में अगर कोई म्यूटेशन होता है तो उसे बोला जाता है सोटोज सिंड्रोम। और इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा बच्चे, सेरिबेलम जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, सेरिबेलम जाइजेंटिज्म पाया जाता है किस कंडीशन में, जब पाया जाएगा सोटोज सिंड्रोम। यानी क्या होगा, जब म्यूटेशन होता है किसका, NSD फर्स्ट जीन का, तो उसके अंदर जो क्लिनिकल फीचर पाया जाता है दैट इज सेरिबेलम जाइजेंटिज्म पाई जाती है। तो ये जो कुछ हमारे फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स हमने पढ़े कि क्या क्या जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। 4 फैक्टर हमें बताए गए हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। दूसरा बताया है बच्चे हमें टर्नर सिंड्रोम दैट इज मोनोसोमी, यानी हम बोल सकते हैं 44 प्लस X0, डेफिसिट ऑफ 1 सेक्स क्रोमोसोम। क्या क्या चेंजेस आएंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, या बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट। दूसरा बोल सकते हैं थायराइड का लेवल कम होगा, और तीसरा बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है बच्चे, इट इज ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मींस 44 प्लस XXY, यानी एक ऐसा बेबी जो मेल बेबी है लेकिन उसके अंदर एक फीमेल क्रोमोसोम की अधिकता होती है दैट इज X क्रोमोसोम।
टोटल 47 क्रोमोसोम होंगे और इसके बेसिस पर क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, उसका जेनाइटल जो है वो स्मॉल होगा और उसके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें सोटो सिंड्रोम की, तो सोटो सिंड्रोम होता है बच्चे, इट इज म्यूटेशन ऑफ एनएसडी फर्स्ट जीन, और एनएसडी फर्स्ट जीन का म्यूटेशन होने पर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरिबेलम जाइंजेंटिज्म, जो क्लिनिकल फीचर के रूप में हमें मिलता है। तो दीज आर द जेनेटिक्स फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर पोस्टनेटल या आफ्टर डिलीवरी ऑफ ए बेबी। नेक्स्ट आते हैं हार्मोनल इन्फ्लुएंस, कि कोई भी हार्मोन जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस होता है तो उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं। जैसे हमने पढ़े थे कि कोई भी हार्मोन जो है वो हार्मोन अगर प्रॉपर तरीके से अपना इंपैक्ट नहीं डालेगा तो उसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा बच्चे, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑब्वियस बात है रिस्पॉन्सिबल होता है कि आफ्टर बर्थ अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फेट और प्लस मिनरल और विटामिन्स अगर प्रॉपर आप नहीं प्रोवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है वो रिटार्ड होगा। नेक्स्ट बात करें इन्फेक्शंस की, कि इन्फेक्शन अगर होता है तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि बच्चा जो है उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर उसके पेरेंट्स सोशियो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो उस बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं बनेगा तो उस बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा बच्चे, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, जैसा क्लाइमेट होगा वैसा उसके अंदर डेवलपमेंट का चेंजेस होगा। कुछ क्लाइमेट ऐसे होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट कल्चरल वैल्यूज, कुछ सामाजिक वैल्यूज ऐसी होती हैं, कुछ कल्चरल या सोशल वैल्यूज ऐसी होती हैं जो अवॉइड करती है किसी स्पेसिफिक फूड के बारे में। जैसे सपोज अगर हम बात करें कि प्रोटीन अमाउंट के बेसिस पर हम बोले तो नॉनवेज के अंदर ज्यादा ऑप्शंस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सोशल वैल्यूज ऐसी होती है कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं प्रोवाइड कर पाता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर नॉनवेज नहीं खाया जाता है। अगर नॉनवेज नहीं खाया जाएगा तो इसके अलावा ऑप्शंस जो होंगे वो हमारे पास में मिल्क या पल्सेस हो सकते हैं, सोयाबीन हो सकता है, लेकिन वो उतना अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो कल्चरल वैल्यूज भी डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ या डेवलपमेंट कैसा होगा। और लास्ट आता है इमोशनल एस्पेक्ट, कि कैसा आप बच्चे को इमोशनली उसके अंदर स्टेबिलिटी आप फील करा पा रहे हो। अगर वो इमोशनली स्टेबल है तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशंस गेन करेगा और उसके अंदर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ ऑफ ए बेबी, और इसी को क्या बोला जाता है बच्चे, पोस्ट नेटल ग्रोथ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है पीरियड्स ऑफ ग्रोथ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं और आई होप कि आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ जगह पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो कोशिश करना समझने की कि क्या क्या मीनिंग हो सकता है। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप आपको देखना है। सबसे पहला बोला जाता है ओवम, कि ओवम क्या होता है। ओवम होता है बच्चे 0 to 14 डेज। 14 डेज का मतलब हम बोल सकते हैं 2 वीक, 0 to 2 वीक। लेकिन कौन सा 2 वीक, 2 वीक ऑफ जेस्टेशन एज, या बोल सकते हैं मदर के रेफरेंस में बोले तो प्रेगनेंसी, कि जिस दिन 0 डे का मतलब जिस दिन कंसेप्शन होता है, स्पर्म जो है वो इन्फ्लेट करता है किसको, ओवम को, और उसके बाद में जब पहला सेल बनता है 0 to 14 डेज का जो पीरियड होता है, उस पीरियड को, या 0 to 2 वीक का पीरियड होता है किसका, जेस्टेशन एज का या प्रेगनेंसी का, इसको बोला जाता है क्या बच्चे, ओवम। दूसरी बात करें एम्ब्रियो,
तो 2 वीक से 8 वीक ऑफ जेस्टेशन एज। ये ध्यान रखना, मैं जो सारी बातें कर रहा हूं अभी तक वो जेस्टेशन एज या प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की बातें कर रहा हूं, यानी इंट्रा यूटेराइन लाइफ की बातें कर रहा हूं कि फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन नॉन एज ओवम एंड फ्रॉम 2 वीक टू 8 वीक इज नॉन एज एम्ब्रियो। लेकिन अगर आपके पास में ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा कि एम्ब्रियो क्या कहलाता है और 2 to 8 वीक की जगह आपसे अगर 0 to 8 वीक बोला जाता है, सिर्फ यही ऑप्शन आपके पास में है, तो आप इसको टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इसकी जगह आपको यह भी ऑप्शन में दे रखा है 2 to 8 वीक, तो फिर आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जाएगा। 2 से 8 वीक का पीरियड एक्चुअली में कहलाता है क्या? एम्ब्रियो। नेक्स्ट बात करें फीटस, तो फीटस होता है बच्चे 9 वीक टू टिल बर्थ, यानी 9 वीक से लेकर के अप टू डिलीवरी तक का जो कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको बोला जाता है क्या? फीटस। तो 3 हमारे पास में टर्मिनोलॉजी है, पहला ओवम, दूसरा एम्ब्रियो और तीसरा फीटस। ओवम होता है फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक, 0 से 2 वीक या 0 से 14 डेज का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है किसका? जेस्टेशन एज का या प्रेगनेंसी का, उसको बोला जाता है क्या बच्चे? ओवम। दूसरा एम्ब्रियो होता है 2 वीक टू 8 वीक या 0 टू 8 वीक ऑफ जेस्टेशन एज नॉन एज एम्ब्रियो, और 9 वीक टू अप टू टिल बर्थ इट इज नॉन एज फीटस। उसके बाद आता है नियोनेट। नियोनेट का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो चुका है, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है, डिलीवरी हो चुकी है, तो बर्थ से लेकर, बर्थ का मतलब 0 दिन काउंट कर सकते हैं हम, जिस दिन बर्थ होगी उससे लेकर 28 दिन तक का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है नियोनेट। और इस नियोनेट को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। नियोनेट, एक होता है अर्ली नियोनेट और एक होता है बच्चे लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट का मतलब बर्थ से 7 डेज, यानी हम बोल सकते हैं कि 0 से 7 डेज आफ्टर बर्थ। अब चेंजेस हो चुका है, ध्यान से समझना। अब जेस्टेशन एज की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि बर्थ हो चुकी है बच्चे की। जिस दिन बच्चा डिलीवर होता है उससे 7 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज नॉन एज अर्ली नियोनेट। और लेट नियोनेट की बात करें तो 8वें दिन से 28वें दिन तक 8 to 28 डेज आफ्टर बर्थ, ये कहलाता है बच्चे लेट नियोनेट। तो अगर अर्ली और लेट नियोनेट को मिक्स करते हैं तो फाइनली क्या बोल सकते हैं? नियोनेट कितने दिन का? बर्थ टू 28 डेज आफ्टर द बर्थ। जिस दिन बर्थ होगी 0 डेज से 28 दिन तक का जो पीरियड होगा उसको क्या बोला जाता है? नियोनेट बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे सिलेबस में जो डिफाइन करते हैं किसको? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैसा होता है डेवलपमेंट, कैसे होती है ग्रोथ, इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की गई है। कोशिश करना समझने की, क्योंकि ये आगे आपको एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्जाम के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट प्रोसेस इज सेम फॉर ऑल, यानी एक उम्र के अगर 10 बच्चे हैं तो सभी 10 बच्चों में डेवलपमेंट समान रूप से होता है। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समान होने में और समान एज ग्रुप में होने में डिफरेंस होता है। समान का मतलब अगर एक बच्चा जो है वो सबसे पहले नेक होल्ड करना सीखता है, उसके बाद में अपने पूरे वजन को 4 आर्म या एक्सटेंडेड आर्म पर उठाना शुरू करता है, तो यही डेवलपमेंट दूसरे, तीसरे और 5वें बच्चे में भी होगा। लेकिन एक जो फिक्स एज ग्रुप होता है उसमें सभी में फिक्स टाइम पर होता है। जैसे कोशिश करना समझने की कि बच्चा हेड कंट्रोल शुरू करता है,
हेड कंट्रोल करना शुरू करता है 6 वीक पर और कंप्लीट हो जाता है 12 वीक आफ्टर बर्थ। ये डेवलपमेंट सभी बच्चों में होगा। ये डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, हेड कंट्रोल स्टार्ट होना और कंप्लीट होना सभी बच्चों में होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि समान उम्र के अगर 10 बच्चों पर हम देखें तो सभी 10 बच्चों में 6 वीक पर हेड कंट्रोल शुरू होगा और 12 वीक पर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे में पहले थोड़ा हो, किसी बच्चे में बाद में थोड़ा हो, लेकिन डेवलपमेंट होगा सभी की। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, डेवलपमेंट जो होता है बच्चे, ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सबसे पहले बच्चा नॉर्मल छोटी चीजों को सीखता है जो जनरल चीजें हैं, उसके बाद में मैच्योरेशन होता है। जैसे अगर मैं समझाऊं तो बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ता है ऐसे, दैट इज नोन एज क्रूड ग्रास्प यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच, और यहां से वस्तु को या पेन को या पेंसिल को या ऑब्जेक्ट को अपने फिंगर और थंब के बीच में पकड़ना, इट इज नॉन एज पिंसर ग्रास्प। तो ये मैच्योरेशन है, ये डेवलपमेंट है किसका? ग्रास्प करने का। पहले उसने किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ा अपने पूरे हाथ से, क्रूड ग्रास्प या यूनिडेक्स्ट्रस अप्रोच, और इसके बाद में उस चीज को, ऑब्जेक्ट को पकड़ता है वो सिर्फ थंब और फिंगर्स के बीच में। तो ये किसको शो करता है? मैच्योरेशन को शो करता है, पहले जनरल और उसके बाद में स्पेसिफिक। तो यही बताया है सेकंड पॉइंट में कि डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले जनरल चीजें होंगी और उसके बाद में स्पेसिफिक चीजें होती हैं। नेक्स्ट अगर देखिए तो डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी डे बाय डे कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट पाया जाता है। हर दिन में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट पाया जाता है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट, प्रोसीड एट डिफरेंट रेट्स। जो मैंने आपको अभी बताया था कि डेवलपमेंट प्रोसेस तो समान होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होने का तरीका है या जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग रेट से होता है। यानी किसी बच्चे में हेड कंट्रोल 6 वीक में स्टार्ट हो जाता है, किसी में 2 दिन बाद शुरू होगा, किसी में 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसलिए रेट जो होगा किसका? डेवलपमेंट का, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। कोरिलेशन इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच में रिलेशंस पाए जाते हैं। एक अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एज के अकॉर्डिंग बच्चे में ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी दोनों पैरेलल चीजों के फॉर्म में चलते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी डेवलपमेंट जो होगा वो हमेशा किससे आता है? मैच्योरेशन से या लर्निंग से आता है। जैसे अगर मैं साइकिल चलाना सीखता हूं तो साइकिल चलाना एक स्किल है और स्किल का मैच्योरेशन ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। तो जब मैं साइकिल चलाना सीखता हूं तो पहली बार प्रॉपर साइकिल नहीं चला पाऊंगा, लेकिन अगर आप मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूं, लगातार लर्निंग करता हूं, तो मैं कुछ टाइम पीरियड के बाद में उस स्किल का मैच्योरेशन होता है और मैं फाइनली साइकिल चलाना सीखता हूं। तो ये कैसे डेवलप हुआ कि इसके दौरान अगर आप लगातार लर्निंग या प्रैक्टिस करते हैं तो उसकी वजह से मैच्योरेशन होता है उस स्किल का, जो क्या शो करता है? डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर बात करूं तो देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि अगर समान उम्र के 2 बच्चों के अंदर हम ग्रोथ या डेवलपमेंट को असेस करते हैं तो कभी भी समान नहीं होती है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है सेम एज ग्रुप के बच्चों में। पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे आपके सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 पैटर्न दिए गए हैं कि किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रोवाइड फॉर्म में चलती है या कंप्लीशन के फॉर्म में चलती है। पहला होता है पैटर्न सिफेलोपोडल, दैट इज हेड टू टो। क्या मीनिंग है? सुनना। अगर किसी बच्चे के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन या हेड टू टो, ऊपर से नीचे की तरफ अगर होता है तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं बच्चे सिफेलोपोडल डेवलपमेंट।
फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, या बोल सकते हैं फ्रॉम हेड टू टो। समझना कैसे, सबसे पहले बच्चा अपना हेड कंट्रोल करना शुरू करता है 6 वीक पर, उसके बाद में बैठना यानी सिटिंग करना शुरू करेगा, सिटिंग के बाद में वो खड़ा होना शुरू करता है, स्टैंडिंग पोजीशन, स्टैंडिंग के बाद में वो वॉक करता है और वॉक करने के बाद वो रन करता है। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसा हुआ, हेड टू टो, ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है तो इसी को बोला जाता है बच्चे सिफेलोपोडल डेवलपमेंट, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है कि बच्चा सबसे पहले जो डेवलपमेंट क्रिएट करता है, शो करता है, वो अपनी बॉडी सरफेस के नियर बाई करता है। यानी हम बोल सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कि फर्स्ट नियर टू बॉडी सरफेस, नियर टू बॉडी सरफेस, एंड आफ्टर दैट अवे फ्रॉम बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी या फार फ्रॉम बॉडी। कि बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है सिटिंग पोजीशन पर, आपने उसको गोद में कोई खिलौना दिया, वो उस ऑब्जेक्ट को लेकर के खेलना शुरू करता है। ये उसके नियर बाई बॉडी सरफेस एरिया पर उसने क्या किया है, अपने आप को डेवलप करने की या ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर आगे की तरफ गिरा हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए वो आगे की तरफ झुक पाता है या नहीं झुक पाता, इट इज पाइवोट सिटिंग बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में आएगा पाइवोट सिटिंग। तो पाइवोट सिटिंग कर पाता है या नहीं कर पाता, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू एज, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को यूज करना सीखता है, उसके बाद में अवे फ्रॉम द बॉडी या फार फ्रॉम द बॉडी वो ऑब्जेक्ट को या उस सरफेस को यूज करना सीखता है। ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है बच्चे प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो दो एस्पेक्ट या पैटर्न होते हैं हमारे पास डेवलपमेंट के, सिफेलोपोडल यानी फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फ्रॉम हेड टू टो या ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा होता है प्रोक्सिमोडिस्टल यानी फर्स्ट नियर टू सरफेस एरिया एंड आफ्टर डेट अवे फ्रॉम द बॉडी या फार फ्रॉम द बॉडी। ये पैटर्न कहलाता है प्रोक्सिमोडिस्टल पैटर्न। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ में सबसे पहले पाया जाता है बच्चे सोमेटिक ग्रोथ। समझने की कोशिश करना बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप होते हैं और सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट जो है वो शो होता है, ग्रोथ शो होती है। सोमेटिक ग्रोथ की अगर बात करें तो सोमेटिक ग्रोथ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे ब्रेन ग्रोथ, कि बच्चे का ब्रेन जो है वो कैसे ग्रोथ करता है। अगर बर्थ की बात करें, जब बच्चा डिलीवर होता है तो बर्थ के टाइम पर उसका हेड साइज 65 to 70% ऑफ साइज होता है। किसका 65 to 70? एडल्ट के साइज का। यानी एक एडल्ट पर्सन का जितना हेड साइज है उसका 65 to 70% हेड साइज पाया जाता है किसी भी बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ, पहली चीज। दूसरा, एक्सपेक्टेड हेड साइज ऑफ एडल्ट। दूसरा, इट रीचेज 90% ऑफ एडल्ट हेड साइज बाय द एज ऑफ 2 ईयर। यानी जब बच्चा डिलीवर होगा तो डिलीवर होने पर उसका हेड साइज एडल्ट के हेड साइज का 65 to 70% होता है, और जब बच्चा लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तो उसके हेड साइज के अंदर चेंजेस होंगे और वो लगभग 90% भाग पर पहुंच जाता है। किसके साइज के? एडल्ट हेड साइज के। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना कि बच्चे का या किसी बेबी के लिए अगर बोला जाए तो हेड का या ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है ये मैक्सिमम डेवलपमेंट पाया जाता है अप टू इन्फेंसी।
यानी 1 वर्ष की अवस्था तक। इन्फेंट का मतलब 1 वर्ष, कि आफ्टर बर्थ 1 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाता है किसका, किसी भी बच्चे के ब्रेन का। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले ब्रेन ग्रोथ की बात करें तो ब्रेन ग्रोथ बर्थ के टाइम पर 65 से 70% ऑफ एडल्ट हेड साइज पाया जाता है। दूसरा अगर बोलूं तो ये 90% तक पहुंचता है, कब, 2 साल की अवस्था में। और अगर बात करूं ब्रेन या हेड का मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है वो अप टू इन्फेंसी 1 वर्ष की अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। दूसरा अगर बात करूं लिम्फोइड डेवलपमेंट, कि लिम्फ नोड या लिम्फोइड डेवलपमेंट की बात करूं तो इसका मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है बच्चे वो हो जाता है एट द एज ऑफ 4 to 8 ईयर। जब एक बच्चा, एक बेबी 4 से 8 वर्ष का होता है उस टाइम पर मैक्सिमम डेवलपमेंट पाया जाता है किसका, लिम्फोइड का। नेक्स्ट अगर बात करें स्केलेटल ग्रोथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी क्वेश्चंस यहां से डेवलप होते हैं। मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर स्केलेटल ग्रोथ की बात करें तो स्केलेटल ग्रोथ का मतलब क्या है कि जिस पीरियड ऑफ टाइम पर बोन्स जो है वो फ्यूज होना स्टार्ट कर देती है, अटैच होना स्टार्ट कर देती है, उसी को क्या बोला जाता है, स्केलेटल ग्रोथ पाया बोला जाता है। और स्केलेटल ग्रोथ या बोन की डेंसिटी जो है इसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक पैरामीटर होता है दैट इज नोन एज डेक्सा। डेक्सा का अगर फुल फॉर्म हम बोले बच्चे तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज ड्वेल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टियोमेट्री। ये रिस्पॉन्सिबल होता है या ये बताता है, इंडिकेट करता है अबाउट द बोन डेंसिटी, कि किसी बच्चे के अंदर या किसी एडल्ट के अंदर बोन की डेंसिटी कितनी है। कौन शो करता है, ड्वेल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टियोमेट्री, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो डेक्सा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो स्केलेटल ग्रोथ होती है, स्केलेटल ग्रोथ का मतलब है कि जब बोन्स का एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाना तो वो कहलाता है स्केलेटल ग्रोथ। डेंसिटी को कौन शो करता है, बाय द डेक्सा ड्वेल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्टियोमेट्री। अब समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है बच्चे स्केलेटल ग्रोथ से वो बनता है ओसिफिकेशन जो होता है। ओसिफिकेशन का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, या बोल सकते हैं फ्यूज होना स्केलेटल मसल्स का। ये ओसिफिकेशन प्रोसेस जो होती है ये किसके थ्रू होती है या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सी चीज। तो ओसिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे थायरोक्सिन हार्मोन। अगर आपको थोड़ा सा मेमोराइज है पिछले कुछ टाइम के पहले का, तो मैंने आपको बताया था कि 12 वीक ऑफ जेस्टेशन एज पर पाया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। एंड थायरोक्सिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड बोन। एंड बोन एक्चुअली में क्या है, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल के ओसिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, थायरोक्सिन हार्मोन। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओसिफिकेशन प्रोसेस जो है, इस ओसिफिकेशन प्रोसेस के टोटल कितने सेंटर्स पाए जाते हैं, यानी ओसिफिकेशन सेंटर्स कितने होते हैं। यानी ऐसे सेंटर्स जहां जहां पर बोन्स फ्यूज हुई है, हमारे पूरे शरीर में टोटल ओसिफिकेशन सेंटर होते हैं बच्चे 20। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओसिफिकेशन प्रोसेस अकर बाय द थायरोक्सिन हार्मोन, या थायरोक्सिन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओसिफिकेशन प्रोसेस, एंड टोटल नंबर ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यह बताया जाता है कि ओसिफिकेशन जो होगा या स्केलेटल मैच्योरेशन जो होगा, क्योंकि ओसिफिकेशन क्या है, स्केलेटल का मैच्योरेशन होना। तो स्केलेटल मैच्योरेशन जो है ये किस उम्र पर पाया जाता है, स्केलेटल मैच्योरेशन कब पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो ध्यान रखना और ध्यान से सुनना। स्केलेटल मैच्योरेशन
हमेशा किसी भी मेल या फीमेल बेबी के अंदर हमेशा उस अवस्था में पाया जाता है जिस अवस्था में उसका सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। यानी हम बोल सकते हैं स्केलेटल मैच्योरेशन एट द सेम टाइम ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, कि बच्चे के अंदर, लड़के और लड़की के अंदर जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा उसी टाइम पर उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्केलेटल मैच्योरेशन पाया जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी फीमेल के अंदर, फीमेल चाइल्ड के अंदर लगभग 18 वर्ष 18 ईयर की एज, और किसी मेल बेबी के अंदर 20 to 22 ईयर ऑफ एज ये सेक्सुअल मैच्योरेशन पाया जाता है, और इसी एज में उसके अंदर स्केलेटल मैच्योरेशन भी पाया जाता है। ये 3 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओसिफिकेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन क्या होता है, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। टोटल ओसिफिकेशन सेंटर्स कितने होते हैं, 20। और एक्चुअली में ओसिफिकेशन सेंटर्स जो हैं वो किसको दिखाते हैं, ये दिखाते हैं बच्चे बोन की एज को, बोन एज। नेक्स्ट, स्केलेटल मैच्योरेशन जो है वो समान समय पर होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर, मेल या फीमेल के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है। और सेक्सुअल मैच्योरेशन अगर बोले बच्चे तो फीमेल के अंदर होता है 18 ईयर्स अबाउट, और अगर मेल की बात करें तो 20 to 22 ईयर्स। इस पीरियड ऑफ टाइम पर उनके अंदर क्या होगा, सेक्सुअल मैच्योरेशन भी होगा और स्केलेटल मैच्योरेशन भी होगा। तो वापस आ जाते हैं उसी स्लाइड पर। ये स्केलेटल मैच्योरेशन में हमने बोला कि जिस टाइम पर फ्यूज हो जाती हैं बोन्स, उसी को बोलते हैं स्केलेटल ग्रोथ या मैच्योरेशन। बोन डेंसिटी के द्वारा हम बता सकते हैं, बोन डेंसिटी को बताया जाता है डेक्सा के द्वारा। मेल के अंदर मैच्योरेशन पाया जाता है किसका, सेक्सुअल और स्केलेटल बोथ मैच्योरेशन एट द सेम टाइम 20 to 22 ईयर, और फीमेल के अंदर होता है बच्चे अबाउट द 18 ईयर ऑफ एज। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम टीथ पर, कि बच्चे के अंदर जो टीथ है वो कैसे पाए जाते हैं। 2 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, दूसरे पाए जाते हैं परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ से 2 क्वेश्चंस आज तक डिराइव हुए हैं, और वो क्वेश्चन है कि एक तो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ कितने होते हैं, और दूसरा कितने एज ग्रुप तक पाए जाते हैं। तो प्राइमरी और डेसिडुअस टीथ या जिनको मिल्क टीथ बोलते हैं वो टोटल नंबर में होते हैं बच्चे 20, यानी टोटल 20 प्राइमरी या डेसिडुअस या मिल्क टीथ पाए जाते हैं। और आर प्राइमरी टीथ प्रेजेंट इन चाइल्ड अप टू 2 to 2.5 ईयर ऑफ एज, यानी आफ्टर बर्थ 2 से 2.5 वर्ष तक की अवस्था पर सभी प्राइमरी टीथ पाए जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम सिलेबस में डिराइव हुए। कितने टोटल नंबर, 20, और कब तक पाए जाते हैं, 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था पर। क्या क्या होते हैं, किस किस टाइम पर आते हैं, तो एक बार देख सकते हो आप। लोअर सेंट्रल इंसीजर की बात करें तो ये पाया जाता है बच्चे 6 मंथ ऑफ एज। अपर सेंट्रल इंसीजर की बात करें तो 8 मंथ ऑफ एज। अपर और लोअर लेटरल इंसीजर की बात करें तो 9 और 10 मंथ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट अपर मोलर की बात करें तो अबाउट 13 मंथ ऑफ एज। फर्स्ट लोअर मोलर की बात करें तो 14 मंथ ऑफ एज। अपर केनाइन की बात करें तो 16 मंथ, और लोअर केनाइन की बात करें तो 17 मंथ। आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक के जो क्वेश्चंस डिराइव हुए हैं किसी भी एग्जाम में, वो ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं हमारे प्राइमरी टीथ से। ये कि पहला टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, और दूसरा ये कि कितने टाइम तक टोटल नंबर ऑफ टीथ यानी 20 टीथ पाए जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ प्राइमरी टीथ होते हैं बच्चे 20, और कितने वर्ष तक पाए जाते हैं, 2 से 2.5 वर्ष की अवस्था तक पाए जाते हैं। अब टीथ से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस डिराइव होते हैं वो होते हैं बच्चे परमानेंट टीथ से, कि परमानेंट टीथ जो हैं वो किस उम्र की अवस्था पर पाए जाते हैं।
सबसे पहले देखो मोलर टीथ। मोलर टीथ जो है वो पाया जाता है बच्चे 6 ईयर ऑफ एज। इसको आप मोलर टीथ बोलो या प्राइमरी मोलर बोलो, बात एक ही। प्राइमरी मोलर बोल सकते हैं या मोलर टीथ बोल सकते हैं, एक ही बात है। 6 वर्ष की अवस्था पर पाया जाता है। सेकंड मोलर पाया जाता है 12 वर्ष की अवस्था पर, और टर्शरी मोलर पाया जाता है 18 वर्ष की अवस्था पर। ये तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्राइमरी मोलर 6 ईयर ऑफ एज, सेकेंडरी मोलर 12 ईयर ऑफ एज, और थर्ड मोलर पाया जाता है 18 ईयर ऑफ एज। एक बार क्वेश्चन में टर्सरी मोलर की जगह उन्होंने पूछा था विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसको हम नॉर्मली भाषा में अकल डांट भी बोलते हैं, ये कब पाया जाता है? 18 वर्ष की उम्र पर। दूसरा अगर बोले तो लेटरल और सेंट्रल इंसीजर पाया जाता है 7 से 8 वर्ष की अवस्था पर, और केनाइन और प्रीमोलर टीथ पाया जाता है 9 to 11। सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, और अभी तक टाइम पीरियड जो पूछा गया है वो पूछा गया है परमानेंट टीथ के रेफरेंस में। मोलर आपको पता होना चाहिए, प्राइमरी मोलर 6 वर्ष में एट 6 ईयर ऑफ एज, सेकेंडरी मोलर 12 ईयर, और टर्सरी मोलर या जिसको ही क्या बोला जाता है विजडम टीथ या अकल डांट बोलते हैं, वो 18 वर्ष यानी 18 ईयर ऑफ एज ग्रुप में पाया जाता है। लेटरल और सेंट्रल इंसीजर 7 से 8 वर्ष की अवस्था में, और केनाइन एंड प्रीमोलर पाया जाता है 9 to 11 ईयर ऑफ एज में। ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। एक कंसेप्ट आता है कि पिटेड एंड मोल्टेड टीथ, यानी हम इसको अगर समझाएं तो मैं बोल सकता हूं कि धब्बेदार या पीले कलर के या दागनुमा जो दांत होते हैं या टीथ होते हैं, ये क्यों पाए जाते हैं? ड्यू टू इंक्रीज फ्लोराइड। कि अगर फ्लोराइड का अमाउंट ज्यादा होता है आपके पानी में और अगर उसका कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो पिटेड या मोल्टेड टीथ पाए जाते हैं। और दूसरा एंड टेट्रासाइक्लिन, कि अगर ऐसा हो कि मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेट्रासाइक्लिन का ज्यादा उपयोग करती है, एक्सेसिव यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन करती है, तो उस कंडीशन में उसके होने वाले बच्चे के अंदर पिटेड या मोल्टेड टीथ पाए जा सकते हैं। दो कंसेप्ट हो सकते हैं, या तो फ्लोराइड का अमाउंट आप अधिक कंजप्शन कर रहे हो थ्रू द वाटर और फूड, या अगर मदर ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेसिव यूज किया है टेट्रासाइक्लिन का, तो उन दोनों कंडीशंस में बच्चे के जो दांत होंगे, टीथ होंगे, वो पिटेड या मोल्टेड टीथ यानी दागदार या दागनुमा या धब्बेदार या पीले दांत जो होते हैं, दैट इज पिटेड या मोल्टेड टीथ बोले जाते हैं। रीजन मैंने आपको बताया, समझ आएगा आई होप। पहला एक्सेसिव यूज ऑफ फ्लोराइड और दूसरा यूज ऑफ टेट्रासाइक्लिन बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में अगर करेगी तो इसकी वजह से चांसेस होते हैं किसके? पिटेड या मोल्टेड टीथ पाए जाने के। किसके अंदर? बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है वेट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हमारे पास में धीरे धीरे डाटाज आना स्टार्ट होंगे, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर पीडियाट्रिक से क्वेश्चन बनाता है तो अराउंड 60 to 70% चांसेस होते हैं माइलस्टोन से क्वेश्चन बनाने का। और हम जो ये पढ़ रहे हैं सारे के सारे माइलस्टोन या बेसिक इंफॉर्मेशन ही है। सबसे पहले अगर वेट की बात करें तो जब भी आप बच्चे का वेट मेजर करते हैं आफ्टर बर्थ, तो आपको ध्यान रखना है कि या तो बच्चा होना चाहिए न्यूड, यानी किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आपको रखना भी है टू प्रिवेंट हीट लॉस, तो आप मिनिमम क्लॉथ के साथ में क्या करोगे? वेट मीजर करोगे। मीजर विथ मिनिमम क्लॉथ और न्यूड कंडीशन। रीजन क्या है? कि उसका एक्चुअल वेट आपके पास में मीजर हो सके। क्या होता है एवरेज बर्थ की बात करें तो बर्थ वेट होता है बच्चे 2.7 से 2.9 किलोग्राम। एवरेज अगर निकालूं तो 2.8 किलोग्राम बर्थ वेट एवरेज होता है किसी बच्चे का एट द टाइम ऑफ बर्थ। दूसरा, जब बच्चा डिलीवर होगा तो डिलीवर होने के शुरुआत के 1 वीक में यानी फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी बच्चे का वेट 10% से कम होता है, यानी बच्चे का वेट गिरता है पहले वीक में आफ्टर डिलीवरी। क्या रीजन हो सकता है? तो सुनना,
सबसे पहले बच्चा डिलीवरी के बाद में वेट लूज करेगा, सबसे पहला रीजन है मेकोनियम एक्सक्रीशन, यानी बच्चे के द्वारा जो पहली बार स्टूल पास किया जाता है, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी, दैट इज मेकोनियम, ग्रीनिश कलर ऑफ स्टूल होता है। दूसरा इनएडुकेट फीडिंग, कि बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं ले पा रहा है, फीडिंग लेने में वो अडेप्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरा डाइजेस्टिव अडेप्टेशन, कि फीड मिल तो रहा है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि डाइजेस्टिव अडेप्टेशन उसके अंदर नहीं है। और लास्ट हो सकता है फ्लूइड का लॉस, क्योंकि बच्चा अभी फ्लूइड को रिटेन करना या मेंटेन करना नहीं जानता, आउटर मोस्ट एनवायरमेंट के प्रति वो इतना एडजस्टेबल नहीं हुआ है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट लॉस इन फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ बाय द 10%। पहले वीक में 10% से वेट कम होता है, लॉस ऑफ 10% बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक बोलो या पहले 7 दिन बोलो। क्यों होता है? ड्यू टू इनएडुकेट फीडिंग, प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पा रही, डाइजेस्टिव अडेप्टेशन नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट फ्लूइड लॉस, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। और लास्ट मेकोनियम एक्सक्रीशन, की जो पहला स्टूल पास करेगा वो भी तो उसके वेट में मेजर हुआ था, और अगर वो एक्सक्रीट करेगा तो वेट जो है वो कम होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि पहले वीक में तो बच्चे का वेट कम होता है, लेकिन उस 7 से 10 दिनों के अंदर वेट वापस से बढ़ना शुरू होता है, और आफ्टर 10 डेज जो बेबी है वो वापस से वेट को गेन करता है। 2 ऑप्शंस होते हैं, बच्चे सुन लेना। पहले 5 या 6, 5 और 6 मंथ में आफ्टर बर्थ, यहां तक बच्चा 25 से 30 ग्राम पर डे वेट को गेन करता है। किस पीरियड के बाद में? इस 7 दिन के बाद में। ये जो पहले 7 दिन में वेट लॉस हुआ उसका रीजन कुछ अलग था, लेकिन 7 दिन से वापस रीगेन करना शुरू करता है। तो इस 7 दिन से पहले 5 या 6 महीने तक बच्चा प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम पर डे वेट को क्या करता है? गेन करता है, इंक्रीज करता है। और इसीलिए बोला जाता है कि पहले 5 या 6 महीने पर बच्चे का वेट डबल होता है। किस वेट का? जो उसका बर्थ वेट था। सपोज अगर बच्चे का बर्थ वेट 2.8 किलोग्राम है तो 5 या 6 महीने पर बच्चे का वेट डबल होगा, यानी 5.6 किलोग्राम पाया जाएगा। After 10 days, baby gain about 25 to 30 gram per day for 5 to 6 months. So birth weight double at 5 to 6 months. आपकी क्वेश्चंस यही बनते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज वेट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए अराउंड 2.8 किलोग्राम, या नियर बाई ऑप्शन जो 2.7 और 2.9 के रेफरेंस में है उसके आधार पर आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रतिशत से वेट का लॉस होगा? 10% से। कब होगा? पहले 7 दिन में या फर्स्ट वीक में। रीजन क्या है? इनएडुकेट फीडिंग, डाइजेस्टिव अडेप्टिबिलिटी, फ्लूइड लॉस और मेकोनियम एक्सक्रीशन। उसके बाद में रीगेन होना कब शुरू करता है? 7 से 10 दिन में। पहले 5 या 6 महीने में बच्चे का वेट कितना होगा? बर्थ वेट का डबल हो जाता है। रीजन क्या है कि पहले 5 या 6 महीने में 25 से 30 ग्राम पर डे वेट को गेन करता है बच्चा, इसलिए डबल होता है 5 या 6 मंथ में। कंफ्यूजन ये हो रहा है आपको कि 5 मंथ माने या 6 मंथ माने। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस आते हैं, चांसेस नहीं होते, फिर भी अगर आपके पास 5 और 6 दोनों मंथ अगर आते हैं तो आप 6 मंथ को ऑप्शन प्रायोरिटी वाइज मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO डाटा 6 मंथ होता है जहां पर बच्चे का वेट अपने बर्थ वेट का डबल होता है। नेक्स्ट, पहले 6 महीने के बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ होता है, उस नेक्स्ट 6 मंथ में बच्चा 15 ग्राम पर डे गेन करता है, 15 ग्राम्स पर डे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ।
सो वेट 888 1 ईयर ऑफ एज। देखो बच्चे का बर्थ के टाइम पर वेट हुआ 2.8 किलोग्राम, उसके बाद 25 से 30 ग्राम पर डे करेगा पहले 6 महीने में, तो पहले 6 महीने में वेट डबल होगा 2.8 to 5.6 किलोग्राम, और नेक्स्ट 6 मंथ में 15 ग्राम यानी 15 ग्राम पर डे गेन करता है। तो टोटल 1 साल का यानी अप टू इन्फेंसी, इन्फेंट जब होगा तब बर्थ वेट का 3 गुना हो जाता है। सपोज अगर मैं 3 किलोग्राम मानता हूं बर्थ वेट, तो 6 महीने पर ये 6 किलोग्राम होगा और 1 साल पर इसका वेट कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा यानी 9 किलोग्राम हो जाए। ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस के हैं। इसके बाद में 4 टाइम यानी बर्थ वेट का 4 गुना हो जाता है 2 ईयर ऑफ एज पर। ज्यादा प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 5 गुना वेट डबल हो जाता है 3 वर्ष की अवस्था पर, 7 गुना हो, तो 5 गुना हो जाता है 3 वर्ष की अवस्था पर, 7 गुना हो जाता है 7 वर्ष की अवस्था पर, 10 गुना हो जाता है 10 वर्ष की अवस्था। ये डाटा सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने प्रोवाइड कर रहा हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो अप टू इन्फेंसी तक पूछे जाते हैं। बर्थ वेट कितना होगा, डबल किस पीरियड ऑफ टाइम पर होगा, 6 मंथ पर, और ट्रिपल यानी 3 गुना बर्थ वेट का हो जाता है किस वर्ष अवस्था पर, 1 वर्ष की अवस्था पर। ये तीनों क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पैरामीटर पर, दैट इज लेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या सरकमफेरेंस पाई जाती है बच्चे के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। बच्चे का लेंथ जो होता है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बच्चे, दैट इज इन्फेंटोमीटर। याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इन्फेंटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चे की लेंथ को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, बर्थ के टाइम पर बच्चे का लेंथ जो होता है वो होता है बच्चे 48 सेंटीमीटर। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन 48 नहीं है तो आपको टिक करना है क्या, 50 सेंटीमीटर। 48 इज मोर प्रायोरिटी या मोर राइट आंसर होता है रादर देन 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखो, 3 महीने पर 60 सेंटीमीटर, 10 महीने पर 70 सेंटीमीटर, 1 वर्ष पर 75 सेंटीमीटर, 2 वर्ष पर 87 to 90 सेंटीमीटर। अब सुनने की कोशिश करना, बर्थ के टाइम पर बच्चे का लेंथ होता है 48 सेंटीमीटर और 4 वर्ष की अवस्था पर बच्चे का वेट होता है बच्चे 96 सेंटीमीटर। तो जो क्या शो करता है कि बच्चे का लेंथ अपने बर्थ लेंथ का डबल हो जाता है किस वर्ष अवस्था पर, 4 वर्ष की अवस्था पर। बर्थ के टाइम पर 48, 4 साल पर 96 सेंटीमीटर होता है। तो एक हम यहां पर डिनोट कर सकते हैं कि बेबी लेंथ डबल एट 4 ईयर ऑफ एज ऑफ बर्थ लेंथ, कि जन्म के समय जो बच्चे की लेंथ होगी उसका डबल हो जाता है कब, बर्थ लेंथ का डबल हो जाता है 4 वर्ष की अवस्था पर। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बर्थ के टाइम पर 48 सेंटीमीटर, अगर वो 48 ऑप्शन में नहीं देता है तो फिर आपको 50 सेंटीमीटर करना है। और किस वर्ष की अवस्था पर बेबी का लेंथ डबल हो जाता है, किसका डबल, बर्थ लेंथ का, तो ये हो जाता है 4 वर्ष की अवस्था पर लेंथ डबल हो जाता है। 4.5 पर डबल 100 सेंटीमीटर और 4.5 के साथ 5 ईयर ऑफ एज, 5 वर्ष की अवस्था पर बेबी का जो लेंथ है वो हो जाता है बच्चे 104 सेंटीमीटर। एक बार एक एग्जाम में पूछा गया कि 5 वर्ष की अवस्था पर बेबी का लेंथ जो है वो कितना हो जाता है, 104 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स जो हमने जो पढ़े, बाकी पैरामीटर्स हम दूसरे सेगमेंट में पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।
कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बाद में उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।